अच्छा, इसके दूसरे इसको काउंटर में एक हार्मोन आपके पास मौजूद होता है जिसको हम लोग पैराथॉर्मोन कहते हैं, जो कि इसके बैक साइड पे मौजूद 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स की वजह से पाया जाता है। तो बेटे वो जो पैराथॉर्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम आयन के कम होने की वजह से पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन बढ़ रही होती है। और इन पैराथॉर्मोन्स का काम ये होता है कि ये बोन से कैल्शियम को ब्लड में डिपॉजिट करवा देते हैं। जब ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में बेटे डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, तो बोन का कैल्शियम जैसे जैसे बेटे ब्लड के अंदर डिपॉजिट जाएगा, ये चांसेस ऑफ टेटनी को कम कर रहा होगा और कैल्शियम लेवल इन ब्लड को मेंटेन करेगा। हम कहते हैं जी समटाइम आपके पास पैराथॉर्मोन की लेवल एक्सीड अगर कर जाए, तो पैराथॉर्मोन का लेवल अगर ज्यादा हो जाएगा तो बोन वीक होना शुरू हो जाएंगी। बोन वीक होंगी, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि उस बंदे को रिकेट्स हो सकता है। या मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि रिकेट्स के अलावा अगर देखें तो एक और जो प्रॉब्लम उनके अंदर देखने में नजर आता है वो ये कि उन लोगों के अंदर साथ में ब्लड का कैल्शियम बढ़ता है। सॉरी, रिकेट्स मैंने लिख दिया था। ब्लड का कैल्शियम बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कभी आप बात करोगे कि पैराथॉर्मोन का लेवल कम हो रहा है, तो इन केस ऑफ लो लेवल ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर पैराथॉर्मोन का लेवल कम होता है तो पैराथॉर्मोन के लेवल कम होने के केस में हमें यह देखने को मिलता है कि आपके पास बोन कैल्शियम वहां पे नहीं जा रहा, तो हाइपोकैलिसीमिया का केस होगा और दिस हाइपोकैलिसीमिया में लीड टू टेटनी। ये आपको टेटनी की तरफ लेके जा रहा होगा। तो दिस इज हाउ हम ये कंप्लीट कर रहे होते हैं कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन बेटे हमारे पास वक्त थोड़ा सा है, तो हम लोग फिर यहाँ से ऑनवर्ड ACTH का भी फंक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने कभी ये बात पढ़ी कि आपके पास एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। और बेटे ये जो एड्रीनल ग्लैंड आपके पास मौजूद है, ये बेसिकली 2 रीजन्स कंटेन करता है। एक पोर्शन इसका वो है जिसको आप एड्रिनल मेडुला का नाम देते हो, एक पोर्शन वो है जिसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और एक पोर्शन वो है जिसको आप एड्रिनल कॉर्टेक्स का नाम देते हो। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है, राइट। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास एड्रिनल मेडुला असल में ना बेटे वो पोर्शन है जिसके साथ ब्लड वेसल्स की बजाय न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। यहाँ पर डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व इनर्वेशंस मौजूद हैं। जब कभी भी आप किसी इमरजेंसी स्टेट के अंदर होते हो, तो बेटा उस इमरजेंसी स्टेट के अंदर आपको उसमें बचाने के लिए यहाँ पर नर्व एंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। इस वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास एड्रिनल मेडुला वो सेक्शन है एटलीस्ट जो कि न्यूरल सेल से फॉर्म हुआ है, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये एक्टोडर्मल रीजन का होता है। और ये वो स्ट्रक्चर्स आपके पास पाए जाते हैं जो आपके पास ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे जो फौरी तौर पर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को जनरेट कर रहे होंगे, जिनमें हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि एड्रिनल मेडुला से या तो मेरे बेटे प्रोडक्शन हो रही होती है नोर एड्रीनालीन की, या मेरे बेटे प्रोडक्शन हो रही होती है एड्रीनालीन की। ठीक है, एड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है या नोर एड्रेनालिन,
याद रखिएगा कि ये दोनों ही कैटिकोला कैटिकोलामाइन हैं, यानी दूसरे लफ्जों में ये टायरोसिन के डेरिवेटिव है। टायरोसिन आपके पास एक अमीनो एसिड है, ये उसके डेरिवेटिव होते हैं। हम कहते हैं जी एड्रेनालिन का क्या रोल होता है। अगर मेरे बेटे आप एड्रेनालिन का रोल पढ़ना शुरू करो तो हम लोग ये कहते हैं कि जी एड्रेनालिन का रोल ये होता है कि ये आपके पास बेसिकली वेजोडाइलेटर है, ये वेजो डायलेशन करवाएगा पर्टिकुलरली मसल्स के एरिया के ऊपर, ठीक है। फिर ये बेटे करवाएगा हार्ट रेट को इंक्रीज, और हार्ट रेट को इंक्रीज कराने के साथ साथ ये करवाएगा ब्रोंकियो डायलेशन, ताकि ज्यादा अमाउंट में आपके पास एयर इनटेक हो रही हो। फिर ये करवाएगा एक्सेसिव ग्लूकोज का रिलीज बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवाएगा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा होगा आपका। जबकि आप जब कभी नोरेड्रेनालिन की बात करते हो तो वो बेसिकली एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन बेटे कौन से एरिया में हो रही होगी, ये स्किन के अंदर होगी या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ब्लड का फ्लो कम हो रहा होगा। सो ये दोनों डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम करेंगे। इस वजह से ये चूंकि बॉडी को किसी इमरजेंसी स्टेट से निकालने का काम करते हैं, सो हम कहते हैं जी इस इफेक्ट को हम लोग साइनर्जिस्टिक एक्शन का नाम देते हैं। तो ये साइनर्जिस्टिक हॉर्मोन्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। मोर ओवर जब कभी मेरे बेटे हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर आते हैं तो बेटे एड्रिनल कॉर्टेक्स असल में आपके पास वो सेक्शन है जिसके पास खुद 3 जोन्स मौजूद हैं, यानी एक इसका आउटर जोन होता है, एक इसका मिडल जोन होता है, एक इसका इनर जोन होता है, ठीक है। तो अगर आप एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करोगे तो जो सबसे आउटर जोन है, हाँ, जो सबसे आउटर जोन होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड। तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो जोन है वो मिनरलोकोर्टिकॉइड प्रोड्यूस करता है बाय जूना ग्रेनुलोजा से। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अब इसको जरा इस पर जाने से पहले एक और आइडिया यूं पढ़ना पड़ेगा कि आपके पास ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस हो क्यों रही हैं, यानी व्हाट इज द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दिस। उसने कहा देखो, अगर तो आपकी बॉडी में कोई परमानेंट स्ट्रेस चल रहा है, जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, हाँ, या आपके साथ कोई ऐसा स्ट्रेस बॉडी के अंदर चल रहा है, आप किसी स्ट्रेस कंडीशन में शब रोज गुजार रहे हैं, जैसे आपके एग्जाम्स हैं, आप उसके लिए बहुत शब रोज मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस स्ट्रेस के अंदर, जो परमानेंट स्ट्रेस के अंदर आप गुजर रहे हो, तो उस सूरत में आपके पास ये यहाँ से प्रोडक्शन हो सकती है, या स्टीरॉइड लेवल आपकी बॉडी में कम हो रहा है, वो वजह बन सकता है आपके पास कि यहाँ से कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर को प्रोड्यूस करवाए। जब कभी ये कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर की बात करते हैं, ये ब्लड से ट्रेवल करता है और यहाँ से ना बेटे ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा जिसको हम लोग POMC का नाम देते हैं। ये जो POMC होता है ना बेटे, असल में ये प्री ओपियो मिलानोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, और ये जो प्री ओपियो मिलानोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है जो कि फिर मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करता है और वो टेनिंग करना शुरू करते हैं, यानी ये बेसिकली मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और वो करेंगे मेलानिन की प्रोडक्शन। और मेलानिन बेटे कोई बुरी चीज नहीं है आपकी बॉडी के अंदर,
मेलानिन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये कहा यह जाता है कि वो लोग जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है स्किन में, वो लोग ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल्स का लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं, उनके अंदर पीओएमसी प्रोड्यूस हो रहा होता है, साथ में एमएसएच भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो ये एमएसएच की जो प्रोडक्शन है वो इसी तरह से एसोसिएटेड है कि वो मेलानिन की प्रोडक्शन कराते हैं और टॉलरेशन प्रोड्यूस कराते हैं। मोर ओवर हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास पीओएमसी है, ये दूसरा जो केमिकल फॉर्म करता है वो होता है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बेटे आपके पास वो हार्मोन है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर जोन से, यानी आउटर जूना ग्रेनुलोसा से ये प्रोड्यूस करवाना शुरू करता है एक अदद मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। यानी ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, ये है एल्डोस्टीरोन। अब देखिए हमने हमेशा ये बात की कि जब कभी भी किसी हार्मोन को आप डिस्कस करें तो आप हमेशा उसकी टारगेट साइट की बात करें। तो हम कहते हैं जनाब बिल्कुल ठीक बात है, ये इसके टारगेट्स कौन से होते हैं? हमें पता चला कि जनाब इसका जो मेन टारगेट है वो तो मेन टारगेट जिसके ऊपर ये एक्ट करता है वो तो होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लेट्स सपोज आपके पास यूं है, तो ये जो टारगेट साइट है ना बेटे, वो असल में टारगेट साइट ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा और यहाँ से ना बेटे एक्सेसिवली एब्जॉर्प्शन की जाएगी, एल्डोस्टेरोन इसके ऊपर काम करेगा और हम लोग यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे सोडियम आइंस को। ना सिर्फ सोडियम को बल्कि क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ पर रिटर्न करेंगे पोटाशियम आइंस को। ठीक है, अच्छा अब होगा ये कि जब कभी आपके पास सोडियम और क्लोराइड आइंस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रोल प्ले करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाने में रोल प्ले करते हैं। अच्छा दूसरे नंबर पे हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं सोडियम और क्लोराइड आइंस तो ठीक है एब्जॉर्ब हो गए, इसकी वजह से बेटे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। जब कभी आपके पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है तो उसकी वजह से यहाँ से वाटर भी एब्जॉर्ब होता है। तो इट एक्चुअली प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। और जब कभी बेटे आपके पास वाटर बॉडी के अंदर आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये फिर ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन कर रहा है, वाटर को मेंटेन कर रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन करेगा। और इस तरीके से हम लोग ये कह रहे होंगे कि ये इफेक्ट कर रहा होगा, जब कभी ब्लड वॉल्यूम को इफेक्ट करेगा तो फिर ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी इनडायरेक्टली रोल प्ले करेगा। दूसरे नंबर पे मेरे बेटे हम बात पढ़ना शुरू करते हैं कि आपके पास जो ग्लैंड्स मौजूद हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेकेंड लेयर होती है जिसको हम इसकी मिडल लेयर का नाम देते हैं। जो मिडल लेयर है ना बेटे उसको हम बोलते हैं जूना फेसिक्यूलेटा। अच्छा ये जो जूना फेसिक्यूलेटा की लेयर है, दिस जूना फेसिक्यूलेटा लेयर is responsible for production of glucocorticoid।
ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रोडक्शन करते हैं। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम मेनली कोर्टिसोल की बात करते हैं। जब कभी आप मेरे बेटे कोर्टिसोल की बात करोगे, बड़ी सीधी सी बात मैं करूंगा कि कोर्टिसोल असल में वो हार्मोन है जो कि कन्वर्ट करेगा, बल्कि हम कुछ बनाने की बजाय सिंपल यूं लिखेंगे कि ये कोर्टिसोल है। एट दिस कोर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसको अरेज कर लूं, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेटे कॉर्टिसोल्स होते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स को ग्लूकोज के अंदर। तो बेसिकली ये आपके पास एक नया ग्लूकोज फॉर्मेशन है, यानी ये कोर्टिसोल हार्मोन है और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यानी नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन है। इफ यू हैवंट एनी ग्लूकोज, अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं था तो ये किसी ना किसी तरीके से आपको ग्लूकोज मैनेज करके देगा। फिर बेटे लास्ट पे हम लोग एक बात जो डिस्कस करना शुरू करते हैं वो ये होती है कि आपके पास इसकी एक इनर लेयर भी है, और इसकी जो इनर लेयर है वो आपके पास जूना रेटिकुलरिस कहलाती है। उसको क्यूलरिस कहलाती है। और जो जूना रेटिकुलरिस है वो असल में एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। वैसे तो यहाँ से एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हम बुक के मुताबिक बात कर रहे होते हैं और हम ये कह रहे होते हैं कि ये एंड्रोजेंस वो हैं जो मेल में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और बेटे फीमेल में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर फीमेल में इसकी ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो कुछ ऐसे करेक्टर, यानी इसका ट्यूमर हो जाए, तो उसने लिखा है कि इनर लेयर में ट्रीट हो जाए, तो वो इनर लेयर का ट्यूमर जो है वो फीमेल को अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो फीमेल के अंदर फिर बॉडी के ऊपर मेल लाइक फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी थोड़ी सी एग्रेशन आना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा उसके अंदर मोर हेयर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये इस तरह के कुछ फीचर्स वहां पर आते हैं। अच्छा, मेल के अंदर यूजुअली देखा नहीं गया है, लेकिन मेल के अंदर अगर एंड्रोजेंस का कैंसर हो रहा है यानी इस एरिया के अंदर, तो मेल में वैसे भी एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जी यहाँ पर एस्ट्रोजन की भी प्रोडक्शन यहीं पे होती है, यानी ये दोनों हार्मोन आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो रहे होते हैं। मोर ओवर हम लोग बेटे ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर आप इसमें देखें तो दो केसेस देखने में नजर आते हैं। एक आपको इसका हाइपर सिक्रीशन का केस आता है और एक हाइपो सिक्रीशन का केस आता है। तो यूजुअली जब कभी आप हाइपर सिक्रीशन की बात करो तो हम कहते हैं जी हाइपर सिक्रीशन, जब कभी इन हार्मोन्स की हाइपर सिक्रीशन होना शुरू होती है तो दिस केस इज नेम्ड एज कुशिंग्स डिजीज। ये कुशिंग्स है। कुशिंग्स बेसिकली साइंटिस्ट का नेम है। अब देखें ना जी, आप खुद ये बात सोचना शुरू करें कि आपके पास अगर ये सोडियम और क्लोराइड बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। तो हम कहते हैं जी इस तरह के लोगों को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। हाइपरटेंशन होगी। अच्छा, हाइपरटेंशन होगी तो उसकी वजह से इनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होंगे। फिर उसके बाद देखें, जब कभी बेटे बहुत ज्यादा प्रोटीन टूटेगी और वो ग्लूकोज में तब्दील होगी तो यहाँ पर मसल और बोन की वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। मसल एंड बोन वीकनेस देखने में नजर आएगी। फिर इस तरह के लोगों को बेटे यूजुअली डायबिटीज हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज होने के लिए तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी इंसुलिन। इंसुलिन को वो
उस चीज को रिवर्ट बैक कर देना चाहिए था, ठीक है, इंसुलिन को रिवर्ट बैक कर देना चाहिए था। अच्छा, अब हम लोगों ने ये कहा कि जब कभी इंसुलिन को रिवर्ट बैक होना चाहिए था, यानी इंसुलिन को, ग्लूकोज को दोबारा सेल में एंटर कर देना चाहिए था, तो इंसुलिन बेटे अपने तौर पे काम करती है और पूरी कोशिश करती है कि वो किसी ना किसी तरीके से इसको रिकवर करे, लेकिन वो रिकवर करते 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 बेटे थक जाती है। इस वजह से वो बीटा सेल ही बर्नट आउट हो जाते हैं कॉन्टिन्यूसली काम करते हुए, फिर लेट स्टेज में जाकर इनको डायबिटीज होना शुरू हो जाती है। सो ये कुशिंग्स के अंदर आता है। वैसे तो हम लोग एक बात ये पढ़ते हैं कि कुशिंग्स की बड़ी कॉमन सिम्टम ये है कि उनमें फैट के डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कुशिंग्स वाले जो लोग होते हैं उनके चांद से चेहरे होते हैं, यानी बिल्कुल ब्लैक गोल चांद की तरह का मुंह होगा। फैट डिपोजिशन चेहरे पर ज्यादा हो रही होगी, गर्दन पे ज्यादा हो रही होगी या पेट के ऊपर ज्यादा होगी, तो यहाँ पर फैट डेपोजिशंस देखने में नजर आती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्या बात पढ़ते हैं, हम कहते हैं जी अगर इनकी हाइपोसेक्रीशंस हो तो फिर क्या केस देखने में नजर आते हैं। अगर आप बेटे हाइपोसेक्रीशंस की बात करें तो हाइपो में एडिसन्स डिजीज होती है। एडिसन्स बेसिकली आपके पास एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्रॉब्लम है जिसमें ये क्रश कर जाते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्रश कर जाते हैं। जिस वक्त बेटे आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स क्रश करते हैं तो बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स का लेवल कम होगा, आपके पास सीआरएफ प्रोड्यूस होगा, ज्यादा अमाउंट में एसीटीएच प्रोड्यूस होगा, साथ में एमएसएच भी होगा। इस वजह से टेनिंग ऑफ स्किन देखने में नजर आएगी, स्किन टेनिंग देखने में नजर आएगी। फिर दूसरा ये कि यहाँ पर एसीटीएच का लेवल ज्यादा हो रहा है, एसीटीएच कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता चला जा रहा है, लेकिन बेटे आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो कॉन्टिन्यूसली एसीटीएच ज्यादा होने की वजह से साथ में एमएसएच ज्यादा होता है और वो फिर गम्स को ब्लैक करना शुरू करता है। तो खास तौर पे इस एडिसन्स के पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि उसके गम ब्लैक हो रहे होते हैं। मोर ओवर हम ये देखते हैं कि उस बंदे के अंदर चूंकि सोडियम और क्लोराइड लेवल रिटेन नहीं करता और उनकी बॉडी से पोटाशियम जाया होता चला जा रहा है, तो यहाँ पर ना बेटे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और बेटे उनको जो कि सॉल्ट बॉडी से बाहर जाते हैं, इस वजह से वो डिहाइड्रेशन होती है, जैसे कि डायरियल कंडीशन के अंदर आती है, इसलिए टाइड रहेंगे और लीथार्जिक रहेंगे, थके थके से रहेंगे ये लोग। मजीद हम क्या बात पढ़ रहे होंगे कि जो हाइपो के केसेस होते हैं उसमें एक और चीज जो देखने में नजर आती है बेटे, ये वो लोग होते हैं जो हाइपो के लोग होंगे, इनका बीपी भी लो होगा। और हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि लो बीपी के साथ साथ देखें यहाँ पर चूंकि आइंस मौजूद नहीं है, मसल कंट्रैक्शन प्रॉपरली हो नहीं रही, तो मसल के कंट्रैक्शन प्रॉपरली ना होने की वजह से मसल एक्शन वीकनेस देखने में नजर आएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट कि आपके पास एड्रिनल ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कैल्सिटोनिन कैसे काम कर रहा होता है, थायराइड और पैराथायराइड कैसे काम करते हैं। जी बेटे, यहाँ तो कोई चीज जो पूछने वाली है तो बता दें।